हेलो दोस्तों, लर्नेड भैया में आपका स्वागत है। आज की क्लास में वैदिक संस्कृति के अध्ययन करेंगे और वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हम वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक का अध्ययन करेंगे, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो इतना याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, आप डायग्राम के माध्यम से समझ पा रहे होंगे पिक्चर से कि एक वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, चलिए इनका डिटेल विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल की। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक है, अब ऋग्वैदिक काल के बारे में समझें तो इसकी उत्पत्ति और स्रोत की बात करें तो मैक्स मूलर का सिद्धांत क्या कहता है? मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया है। ठीक है, आर्य लोग का मूल निवास कहाँ? मध्य एशिया। अब ये शब्द है संस्थापक। आर्य के शब्द का अर्थ क्या है? तो संस्थापक जो है वैदिक काल के आर्य के द्वारा है, मैक्स मूलर के अनुसार। ठीक है, कि वैदिक काल के संस्थापक आर्य हैं। तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य एक संस्कृत का शब्द है। ठीक है, और जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 36 बार मिलता है। ठीक है, अब बात करें समानता की तो ईरानी भाषा का ग्रंथ अवेस्ता, ठीक है, या तो जेंदावेस्ता, इसमें ऋग्वेद में समानता मिलती है। अब प्रकृति में बात करें तो ये प्रकृति इसकी कैसी है? ऋग्वेद की बता चुके थे, ग्रामीण संस्कृति है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका काल विभाजन और निवास की। तो ऋग्वैदिक काल का निवास स्थान सप्त सेंधव क्षेत्र था। ठीक है, ये सप्त सेंधव क्षेत्र था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का बात करें तो उत्तर वैदिक का काल पंजाब से आगे, ठीक है, पंजाब से आगे ये क्षेत्र आगे गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र। ठीक है, पंजाब से आगे ये गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र जो है तो ये उत्तर वैदिक काल का है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल का याद रखिएगा सप्त सेंधव क्षेत्र। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल का पंजाब से आगे यानी गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र तक। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल का समय बताएं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब सबसे पहले हम बात करें पवित्र नदियों का महत्व। तो सिंधु सबसे प्रमुख नदी है और ऋग्वेद में सर्वाधिक बार इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन सरस्वती की बात करें तो ये सर्वश्रेष्ठ नदी है, इसे नदीत्मा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इन्हें नदीत्मा भी कहा गया है। ठीक है, और गंगा को बात करें तो गंगा का ऋग्वेद में केवल एक बार उल्लेख मिलता है और यमुना ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब नदियों के नाम देखते हैं, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। ठीक है, तो बात करें वितास्ता नदी का आधुनिक नाम झेलम। ठीक है, आस्किनिका, चिनाब, पारुसनिका, रावी, विपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक, सतुधरी, सतलज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि सबसे छोटे से बड़े स्तर पर हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे नीचे स्तर पर होता है अभी भी परिवार होता है, और परिवार को कहा जाता था कुल। ठीक है, और कुल के जो मुखिया होते हैं उसे कहा जाता है कुलम। ठीक है, उसी के दूसरे स्तर पर होता है ग्राम, और ग्राम के मुखिया को कहा जाता है ग्रामीणी। ठीक है, और उसके ऊपर होता है विष, और विष के मुखिया को कहा जाता है विषपति। ठीक है, यानी प्रमुख को, और उसके ऊपर होता है जन, और जन यानी कबीला, और कबीला के प्रमुख को राजन कहा जाता है।
ठीक है, ये ऋग्वैदिक काल के शब्द थे। अब हम बात करते हैं प्रमुख शब्दावली ऋग्वैदिक प्रशासन के आधार पर। तो गविष्टि क्या था? गविष्टि युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द था। ठीक है, युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द था। इसका अर्थ होता है गविष्टि का गायों की खोज। और बलि का शब्द का अर्थ होता है जनता द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाने वाला कर। और वार्ज पति अर्थ होता था चारगाह का प्रधान। पूरब यानी दुर्गपति। स्पष्ट का अर्थ होता है गुप्तचर। और उग्र अपराधियों को पकड़ने वाला को उग्र कहा जाता था। अब आगे देखें जनतांत्रिक संस्थाएं। तो जनतांत्रिक संस्थाएं में बात करें तो सभा जो थी श्रेष्ठ और संभावित लोगों की संस्था थी। और समिति की बात करें तो सामान्य लोगों की संस्था थी समिति। और इसके अध्यक्ष को कहा जाता था किसान। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली ये बात है कि स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी, सभा और समिति दोनों में। अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा गया है। किसे? सभा और समिति को। सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अब बात करते हैं 10 रागी युद्ध यानी बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था परूसनी नदी के किनारे। वर्तमान में बात करें तो परूसनी नदी का वर्तमान नाम क्या है? रावी। तो ये रावी नदी के किनारे हुआ था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद का 7वां मंडल में 10 रागी युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। अब बात करें इसमें प्रतिबंधी यानी भागीदार कौन थे? तो भरत जन के प्रमुख थे जिसका नाम था सुदास। और 10 और अन्य राजा थे जिसमें सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, अब हम सबसे पहले समझते हैं सामाजिक वर्गीकरण। चतुर्वर्ण की उत्पत्ति। जब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में ऋग्वेद को बताया गया था तो उसमें कुछ मंडल बताए गए थे, प्रमुख मंडल। उसमें बताए थे वर्ण व्यवस्था के बारे में बात किया गया है 10वें मंडल में। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। ठीक है, पुरुष सूक्त में देखें बात करें तो सबसे पहले अगर हम नीचे से स्तर की बात करें तो क्षुद्र की उत्पन्न हुई है पैरों से। ठीक है, क्षुद्र जाति है कहें तो इसका जो उत्पन्न हुआ है पैरों से। और वैश्य जाति को माना जाता है जांघों से। ठीक है, वैश्य जांघों से उत्पन्न हुआ, जांघ से। और बात करें क्षत्रियों की तो क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अब ये ध्यान रखने वाली ये बात है कि ऋग्वैदिक समाज पितृ सतात्मक था। मातृ सतात्मक नहीं, मातृ सतात्मक नहीं, पितृ सतात्मक। लेकिन सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। और परिवार को कुल कहा जाता था। और कुल का मुखिया कौन होता था? पिता, जिसे कुलप कहा जाता था। क्योंकि पितृ सतात्मक था तो पिता ही मुखिया था। ठीक है, चलिए आगे। अब उस स्थिति में हम बात करें उस समय महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो महिलाओं की स्थिति की बात करें ऋग्वैदिक काल में तो सम्मानजनक और सशक्त थी। ठीक है, अब क्या प्रचलित था प्रथाएं में इसको बात करते हैं और क्या नहीं था उसकी बात करते हैं। तो यज्ञों में पति के साथ आहुति देने का पूर्ण अधिकार था। किन्हें? महिलाओं की बात। ठीक है, और नियोग प्रथा तथा विधवा विवाह का प्रचलन था। ठीक है, नियोग प्रथा और विधवा विवाह का प्रचलन था उसमें। शिक्षा का अधिकार था उनको। ठीक है, उदाहरण के लिए बात करें तो विदुषी महिलाएं देखें लोपामुद्रा, घोषा, आपला, विश्वरा, ये सब शिक्षा का अधिकार इन्हें विदुषी महिलाएं प्राप्त था। ठीक है, तो अमाजु क्या था? अमाजु जो था उस समय आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं के लिए प्रयुक्त शब्द था अमाजु। ठीक है, अब क्या नहीं थे? तो बाल विवाह नहीं था। ठीक है, समाज में पूर्णतः अनुपस्थित था यानी इस पर प्रतिबंध था। ठीक है, बाल विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था। ठीक है, चलिए आगे। अब बात करते हैं आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक जीवन पशुचारण मुख्य था। ठीक है, पशु चराने का मुख्य था। लेकिन फिर भी बात करें तो गाय
गाय जो था सबसे उत्तम धन था और इसे अघन्य का शब्द का उत्तम जाना शब्द से उच्चारित किया गया। इसका अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य। ठीक है, अघन्य। अब धातु कैसा था, तो यहाँ सबसे पहले तांबे का प्रयोग मिलता है। ठीक है, सोमरस क्या था, तो वनस्पतियों से बना आर्यों का प्रिय पेय था। ठीक है, तो सोमरस अदरक की जगह वनस्पतियों से बना आर्यों का प्रिय पेय। अब बात करते हैं धार्मिक विश्वास की। देवताओं का पदानुक्रम के आधार पर बात करें तो अग्नि, अग्नि के आधार पर बात करें तो अग्नि 200 सूक्त हैं, यानी 200 मंत्र हैं और मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ स्थापित करने का काम करता है अग्नि। ठीक है, अब बात करें इंद्र। इंद्र को पुरंदर का देवता भी कहा जाता है और इसका सर्वोच्च स्थान था। ठीक है, इसे वर्षा का देवता भी कहते हैं और इसके लिए 250 सूक्त हैं। ठीक है, बात करें वरुण की, तो वरुण ऋतु के नियम है। ठीक है, ऋतु के नियम है और पूषण पशुओं के देवता हैं और कर्म कांडों का पूर्णता अभाव था। यहाँ केवल स्तुति पाठ और यज्ञ बलि था। इतना देर तक तो हो गया ऋग्वैदिक काल। अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, जिनका समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। इसमें क्या हुआ, लोहे और कृषि की क्रांति हुई। लोहे और कृषि। अब बात करें पूर्व तांबा, अभी तक तो तांबा था, अब जो है सो लोहे की खोज हो जाती है उत्तर वैदिक काल में। तो लोहे से उत्तर वैदिक काल में लोहा और कृषि होने लगा। पहले तो था क्या, तांबा, तो उसमें पशुपालन ज्यादा होता था। अब लोहे और कृषि के लिए लोहा आ गया तो कृषि अधिक में होने लगा। ठीक है, इस आधार पर अब भौगोलिक विस्तार की बात करें उत्तर वैदिक काल का, तो जिस प्रकार बताएं पंजाब से आगे बढ़कर गंगा अमना दोआब से लेकर सदानीरा यानी गंडक नदी तक। ठीक है, इसका विस्तार था। और ऋग्वैदिक काल का सप्त सैंधव क्षेत्र। ठीक है, धातु की क्रांति इसमें आती है क्योंकि लोहे की अभूतपूर्व खोज होगी। ठीक है, खोज होगी और इसमें साहित्य में कहा गया है लोहे को श्याम अयस। ठीक है, श्याम अयस। आर्थिक बदलाव हुए क्योंकि पशुचारण पीछे छूटा और कृषि मुख्य पेशा बन गई। इसके जानकारी के स्रोत कहाँ है, तो साम वेद में, अजुर्वेद में, अथर्ववेद में। ठीक है, और उसके ऋग्वैदिक काल की अधिकतर जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती थी, नहीं, ऋग्वैदिक काल के ऋग्वेद से प्राप्त होती है। और हमको ये उत्तर वैदिक काल के बारे में सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद से जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संरचना देखें और शक्ति। तो उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संरचना और शक्ति की बात करें तो दशाओं के आधार पर राजाओं के नाम है। ठीक है, अगर उत्तर पथ के राजा की बात करें या दक्षिण पथ के राजा, ठीक है, या पूर्व पश्चिम, तो उस आधार पर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये उत्तर है, ये दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो शब्द को हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उत्तर का शब्द का अर्थ होता है उदीची। ठीक है, और यहाँ उदीची शब्द जो है, यहाँ उपाधि, यहाँ के राजा विराट की उपाधि धारण करते हैं। यहाँ के राजा विराट की उपाधि धारण करते उत्तर पथ के राजा, और दक्षिण पथ के राजा किसकी उपाधि धारण करते हैं, भोज। ठीक है, तो दक्षिण तरफ के राजा भोज की उपाधि धारण करते हैं और पूरब तरफ के यानी पूरब शब्द जो है प्राची है, तो इसके लिए उपाधि धारण करते हैं सम्राट। ठीक है, यहाँ का अधिकतर राजा सम्राट उपाधि धारण करते हैं। और पश्चिम में प्रतीची, पूर्व में पराची और पश्चिम में प्रतीची, और यहाँ पश्चिम में सम्राट। ठीक है, अब बात करें राजस्व और शक्तियां की। तो राजस्व की देवी शक्ति थी, देवी उत्पत्ति की अवधारणा आई। ठीक है, राजस्व की देवी उत्पत्ति की अवधारणा आई और शक्ति बढ़ाने के लिए विशाल यज्ञ कराते थे और इस आधार पर राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। आप इस यज्ञ के बारे में आप सुने होंगे, अश्वमेध यज्ञ रामायण में। ठीक है, तो शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता था।
क्योंकि घोड़े को छोड़ दिया जाता था, घोड़े जहां तक जाता था वहां तक उसका साम्राज्य माना जाता था, और जो भी घोड़े को रोकने का प्रयास करता था तो उससे युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, तो संग्रहिती क्या होता था? कर संग्रह करने वाला प्रमुख अधिकारी। अब हम बात करते हैं सामाजिक संगठन की। तो सामाजिक संगठन कठोरता का आरंभ था। ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 वर्ण स्पष्ट रूप से बटे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी द्विज कहलाते थे। ठीक है, वैश्य जो कहलाते थे द्विज कहलाते थे। और हम बात करें अज्ञोपवित्र का अधिकार था। अब बात करें महिलाओं की स्थिति में भारी गिरावट आती है। पहले महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, अब इसमें भारी गिरावट आती है। गोत्र प्रथा मजबूती से स्थापित हुई, यानी समान गोत्र में विवाह निषिद्ध था। ठीक था, मतलब समान गोत्र में विवाह होना चाहिए। आश्रम व्यवस्था आरंभ हुई। केवल 3 आश्रम थे। ठीक है, आश्रम, चौथा आश्रम अभी स्थापित नहीं था। ठीक है, जो चौथा आश्रम था वो संन्यास था। ठीक है, अब आर्थिक जीवन की बात करें तो अब तो कृषि प्रधान हो गई। हल को सिर हल को क्या कहा जाता? सिर, और कृषि भूमि को सीता कहा जाता था। ठीक है, जौ के साथ गेहूं, चावल, चावल को व्रीहि शब्द से उच्चारित किया गया है। तो जो गेहूं और चावल की खेती शुरू हो गई, और व्यापार के लिए क्या था? पहले की तरह वस्तु विनिमय प्रणाली थी। ठीक है, यानी बार्टर सिस्टम। अभी इसकी मुख्य विशेषता की बात करें तो मृद भांड कैसे थे? चित्रित, धूसर, मृद भांड। ठीक है, अब बात करें धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन में अज्ञों की प्रधानता थी और देवताओं का क्या हो जाता है? पतन। तो हम देखें कि किसका पतन होता है? महत्व, इंद्र का महत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। और ऋग्वैदिक काल में ये प्रमुख देवता थे। ठीक है, पुरंदर के नाम से जानते थे। इंद्र ऋग्वैदिक काल के नायक थे और अग्नि का प्रभाव कम हुआ। इंद्र और अग्नि का प्रभाव कम हो जाता है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र के लिए 250 सूक्त थे और 200 सूक्त थे अग्नि के लिए। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है? नया देवता का वर्चस्व बढ़ता है, उसका नाम होता है प्रजापति। ये प्रजापति कौन थे? मुख्य देवता के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। ठीक है, पूषण का पतन हो जाता है। जो पूषण पहले क्या थे? पशुओं के देवता थे, अब केवल क्या हो गए? क्षुद्रों के देवता हो गए। ठीक है, अब कर्म कांडों के लिए विरुद्ध प्रतिक्रियाएं। उपासना में यज्ञ और कर्मकांड अत्यधिक जटिल हो गए। परिणाम क्या हुआ? अंतिम दौर में इन कर्मकांडों और पुरोहितों के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जिसने उपनिषदों को जन्म दिया और कर्मकांडों की निंदा और ज्ञान पर बल देना शुरू हो गया। ठीक है, और यहीं से होता है कर्मकांडों की विरुद्ध प्रतिक्रिया। ठीक है, अब इसकी कर्मकांड की निंदा की जाती है और ज्ञान पर बल दिया जाता है। तो अब हम समझते हैं ज्ञान का भंडार, महत्वपूर्ण सूक्तियां, इन संवाद। तो सबसे पहले हम ज्ञान के भंडार मुंडकोपनिषद में बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। अब इसमें क्या होती है? यज्ञ की निंदा। इसमें यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी नाव से की गई है। कठोपनिषद में क्या बात होती है? क्या ज्ञान का भंडार है? तो प्रसिद्ध अम नचिकेता संवाद का वर्णन है। हम नचिकेता संवाद। ठीक है, आप इसके डिटेल में भी जान सकते हैं हम नचिकेता संवाद में। वेदांत उपनिषद में हम देखें तो गार्गी आज्ञवल्क संवाद का उल्लेख मिलता है। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? उत्तर वैदिक काल में ही षड दर्शनों का विचारोत्पन्न हुआ। ठीक है, अब हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के प्रमुख बातों को हम देखते हैं। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल का समय क्या था? ठीक है, रिवीजन के रूप में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। मुख्य पेशा क्या था ऋग्वैदिक काल में? पशुचारण, और उसमें गाय महत्वपूर्ण थी।
उत्तर वैदिक काल में कृषि हो जाती है और लोहे से क्रांति होती है। मुख्य स्रोत धातु कौन थे ऋग वैदिक काल में? तांबा। और उत्तर वैदिक काल में लोहा, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में सर्वोच्च देवता कौन थे? इंद्र व अग्नि। ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति। महिलाओं की स्थिति कैसी थी ऋग वैदिक काल में? सम्मानजनक, यानी सभा और यज्ञ, सभा और समिति में भाग ले सकते थे। उत्तर वैदिक काल में गिरावट आई और गोत्र प्रथा शुरू हो जाती है। अब बात करें ऋग वैदिक के काल के यज्ञ व कर्मकांड की, तो ऋग वैदिक काल में यज्ञ व कर्मकांड सरल व उपासना आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अत्यधिक जटिल व पुरोहित आधारित हो गई। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।